नमस्कार। मेरे साथ यहाँ पे एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव सचिन नाइक जी हैं। बाजीराव जी खाड़े भी हमारे एआईसीसी के सचिव हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के चेयरमैन श्री नसीबुद्दीन सिद्दीकी, मीडिया विभाग के वाइस चेयरमैन श्री पंकज श्रीवास्तव जी, प्रिंट मीडिया के संयोजक श्री अशोक सिंह जी, उपस्थित सभी प्रवक्तागण और इस वार्ता परिषद में पधारे आप सभी लखनऊ के मीडिया कर्मी, पत्रकार भाइयों बहनों और साथियों, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आप इस कांग्रेस की वार्ता परिषद में पधारे। आज मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर सामने आया हूं और ये मुद्दा है देश की सेनाएं, अर्धसैनिक बल और पूरा सैनिक परिवार जिनके बलिदान से, जिनके शौर्य से आज हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, उन सभी तीनों सेनाओं के सैनिकों को, अर्धसैनिक दलों के सभी जवानों को और उनके सभी परिवारों को कांग्रेस पार्टी की ओर से शत नमन। हम आपके सामने ये राष्ट्रीय मुद्दा बना के लाए हैं और जैसे अभी हमने एक श्वेत पत्रिका, एक व्हाइट पेपर हमने अभी प्रकाशित किया जिसका वितरण हम तुरंत आपके साथ करेंगे। सबसे अहम ये राष्ट्रीय मुद्दे पर हम इसलिए बात करना चाहते हैं कि देश की भाजपा सरकार हमारे सैनिकों के शौर्य पे, हमारे सैनिकों की कुर्बानी से, अपने त्याग का पूरा उपयोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए और सत्ता हथियाने के लिए कर रही है। और जबकि सैनिकों के, उनके परिवारजनों के हितों का संरक्षण करने की बात होती है तो उनके हितों का हनन किया जाता है। और ये बात आपके सामने पूरे पुख्ता सबूतों के साथ, सरकारी आंकड़ों के साथ, संसद को दी गई जानकारी के आधार पर हम ये सब बातें आपके सामने रख रहे हैं। कई सिर्फ राजनीतिक प्रचार की बात नहीं है, ये एक बहुत अहम राष्ट्रीय मुद्दा है और विशेषकर जब हमारे देश में सुरक्षा विषयक परिस्थिति कोई बहुत समाधान कारक नहीं है। उत्तर में चीन के साथ क्या घट रहा है उसके बारे में सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है। जो बातें हम कह रहे हैं उसमें सबसे अहम मुद्दा सैनिकों का है वन रैंक वन पेंशन, जिसको OROP कहा जाता है। उसके बारे में सैनिकों से धोखा, सेना के रिक्त पदों पर न भरना, सैनिकों की मूलभूत सुविधाओं को भी छीन लेना और जो
सिविल कर्मचारी है और सेना के कर्मचारी है, उनके बीच में जो विसंगतियां हैं उनकी तरफ भी अनदेखी करना, भेदभाव करना, पूर्व सैनिकों का पुनर्वास और उनके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने भी आनाकानी करना और एक तरह से सैनिकों का मनोबल दुर्बल करना, ये सब चीजें केंद्र में मोदी सरकार के चलते पिछले 7 साल में हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो सेना का जो बजट है, उस बजट में पिछले 7 साल में सबसे भारी कटौती हुई है। और ये बात हम सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, तो ये संसद की जो एस्टिमेट्स कमेटी है, जिसके अध्यक्ष आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सेना के बजट में पिछले 60 साल में भीषणतम कटौती हुई है। साथ ही में संसद की दूसरी एक अहम कमेटी होती है रक्षा विभाग की स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, जिसके चेयरमैन भाजपा के एक वरिष्ठ नेता मेजर जनरल बीसी खंडूरी साहब थे। उन्होंने अपनी स्थायी समिति के रिपोर्ट में कहा है कि मोदी सरकार ने न सिर्फ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से कुठाराघात किया है, अपितु सेना के आधुनिकीकरण करने को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। ये खंडूरी साहब की रिपोर्ट है। दुर्भाग्य की बात है कि मोदी सरकार सेना के शौर्य और बहादुरी से वोट बटोरती है, राजनीतिक लाभ लेती है, लेकिन जब उनके अधिकारों की रक्षा करने की बात हो, उन पे कुठाराघात करती है। मैं कुछ मुद्देवार बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे अहम मुद्दा, सेना में 1,22,555 पद खाली है। ये जानकारी पिछले माह 15 दिसंबर 2021 को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान रक्षा मंत्रालय ने दी है। सिर्फ ये 1.25 लाख पद ही खाली नहीं है, लेकिन 10,000 अधिकारियों के, हमारे सेनापतियों के पद भी रिक्त है। जबकि देश में खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। लद्दाख की स्थिति, अरुणाचल की स्थिति में कोई स्पष्टता सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है, और ऐसी हालत में इतने सारे पद रिक्त करना देश की रक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ है। दूसरा अहम मुद्दा, 1 रैंक 1 पेंशन। 30 लाख पूर्व सैनिकों को जिससे लाभ मिलने वाला था, उनके साथ धोखा हुआ है। यूपीए कांग्रेस सरकार ने 2004 से लेकर 2012 तक 3 बार पूर्व सैनिकों की पेंशन में बढ़ोतरी की है, जिसका करीब करीब 7,000 करोड़ का लाभ पूर्व सैनिकों को मिला था। 17 फरवरी 2014 यूपीए सरकार ने एक अहम घोषणा की थी, फैसला लिया था कि 1 अप्रैल 2014 से 1 रैंक 1 पेंशन मंजूर की जाती है, और उसका आदेश जारी किया गया था।
यानी कि जो भी एक समय रिटायर होंगे एक पद से, उनको चाहे जब भी वो रिटायर हो उनको एक ही पेंशन मिलेगी। बहुत बहुत बड़ी 30 लाख हमारे कर्मचारियों की, पूर्व सैनिकों की मांग रही है। अब मोदी सरकार जब 2014 का चुनाव प्रचार कर रही थी तो स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के रेवाड़ी में कहा था 16 सितंबर 2013 को रेवाड़ी में बहुत बड़ी एक बीजेपी की सैनिक रैली हुई थी और उन्होंने कहा था कि जैसे ही सत्ता में आएंगे वन रैंक वन पेंशन वो आरोपी लागू कर देंगे। लेकिन जब मोदी सरकार सत्ता में आई, ना ही उन्होंने वन रैंक वन पेंशन के बारे में कुछ कहा, लेकिन जो आदेश कांग्रेस सरकार ने 17 फरवरी 2014 को दिए थे उसको भी लागू करने से मना कर दिया। और उसके तुलना में वो तो बात एक जगह रही, लेकिन 7 नवंबर 2015 को मोदी सरकार ने एक नया आदेश निकाला और 30 से 40% पूर्व सैनिकों से ओआरओपी का लाभ छीन लिया। इस आदेश में कहा गया था कि जुलाई 2014 के बाद जो पूर्व सैनिक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ लेंगे उन्हें ओआरओपी नहीं मिलेगी। ये एक बहुत भारी षड्यंत्र है हमारे पूर्व सैनिकों के विषय में। आप जानते हैं कि 17-18 साल की सेवा के बाद सैनिक रिटायर हो जाते हैं। करीब करीब 85% हमारे सैनिक कर्मी 38 साल की उम्र तक रिटायर हो जाते हैं और कुछ 46 साल की उम्र तक 10% तब रिटायर होते हैं। मोदी सरकार ने एक और शर्त लगाई कि हर साल पेंशन को रिवाइज किया जाएगा। ये फैसला था, लेकिन मोदी सरकार ने 5 साल बाद पुनर्विचार होगा इस तरह का फैसला लिया। यानी कि एक रैंक एक पेंशन की जगह एक रैंक 5 अलग अलग पेंशन का निर्णय लिया। वन रैंक वन पेंशन एक सैनिकों के लिए बहुत अहम मुद्दा है। उनके साथ वादा खिलाफी की गई है। तीसरा मुद्दा पूर्व सैनिकों के लिए एक ECHS यानी एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम एक योजना कार्यरत है। मोदी सरकार ने इस ECHS योजना में बहुत भारी कटौती की है। 2021-22 का अगर बजट देखें तो पिछले साल के बजट से 1990 करोड़ काट लिए गए और इसका सीधा परिणाम होता है कि जो भी इस योजना के तहत एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, जो मान्यता प्राप्त अस्पताल है जिसमें इलाज होता है, उनका बकाया नहीं भुगताया गया। और अगर बकाया नहीं भुगताया गया तो नए रेफरल के पेशेंट आते हैं, उनको इलाज नहीं मिलता। एक बहुत बड़ा सैनिकों के हितों के साथ अन्याय हुआ है। चौथा मुद्दा, आप जानते हैं कि पूर्व सैनिकों को कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट CDS से CSD से सस्ते माल पर उपभोक्ताओं की वस्तुएं मिलती हैं और एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है पूर्व सैनिकों के लिए कैंटीन। और इस कैंटीन में माल बाहर की आम बाजार से काफी कम कीमत पे मिलता है, टैक्सेस नहीं होते, इसलिए सारे पूर्व सैनिक अपना सारा घरेलू सामान CDS कैंटीन से खरीदते हैं। मोदी सरकार ने एक शर्त रखी जो पहले नहीं थी कि कैंटीन से आप सिर्फ 10,000 रुपए तक का माल खरीद सकते हैं, उससे ज्यादा आपको माल नहीं मिलेगा। अधिकतम सीमा 10 रुपए कर दी। साथ ही में
एक और शर्त थी कि आप सस्ती गाड़ियां दे सकते हैं, टैक्स नहीं लगते। मोदी सरकार ने कहा कि नहीं साहब, आप पूरे कार्यकाल में 2 ही गाड़ियां दे सकते हैं, और वो भी गाड़ी के इंजन 1800 सीसी से छोटा होना चाहिए। और तीसरा फैसला सीडीएस कैंटीन के बारे में। जो सीडीएस कैंटीन का बिकने वाला सामान है उसमें जीएसटी जो कर होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, उसको पूरा माफ करने की बजाय 50% माफ किया जाएगा, लेकिन कीमतें बढ़ गई। जबकि ये आपको पता है कि जीएसटी से पहले पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड जैसे प्रांतों में वैट पूरी तरह से माफ था। पांचवा मुद्दा डिसेबिलिटी पेंशन का है। जो हमारे जवान सीमा पर कुछ कारण से घायल हो जाते हैं, अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाते, उनको डिसेबिलिटी पेंशन की प्रावधान है, और उसके जिसे चलते उनको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेना पड़ता है, समय पूर्व ही सेवानिवृत्त होना पड़ता है, और वो डिसेबिलिटी पेंशन के हकदार बनते हैं। मोदी सरकार ने 24 जून 2019 को सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स लगा दिया है, जो पहले नहीं था। अब बेचारे पूर्व सैनिक कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन मोदी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का पूरी तरह से, पूरी ताकत से विरोध कर रही है, और पूर्व सैनिकों को डिसेबिलिटी पेंशन पे टैक्स देना पड़ रहा है। अगला मुद्दा है 7वें वेतन आयोग का। सेनाओं के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। 7वें वेतन आयोग ने डिफेंस के लिए 24 पे लेवल निर्धारित किए हैं, यानी कि 24 स्तर में पेंशन विभाजित है, जबकि सिविलियन सर्विसेज में इसमें 40 लेवल है, और जिसके कारण सैनिकों को और अधिकारियों को सिविल कर्मियों से लगभग 20,000 रुपए कम यहां पे वेतन मिलता है। अब उदाहरण दिया जाए तो भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव, एडिशनल सेक्रेटरी को डिसेबिलिटी पेंशन 60,000 रुपए मिलता है, लेकिन सेना के बराबर के पद के लेफ्टिनेंट जनरल को सिर्फ 27,000 रुपए। 60,000 और 27,000, क्यों ये भेदभाव? जो मांग हो रही है कि दोनों को समान वेतन मिले, उसको लगातार मोदी सरकार की ओर से अनदेखी उसकी की जा रही है। हमारे सैनिक जो सियाचिन ग्लेशियर में दुनिया के सबसे ऊंचे जगह पोस्टेड होते हैं, उनको 31,500 रुपए का मासिक रिस्क अलाउंस मिलता है। लेकिन अगर ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के, यानी कि सिविल के अधिकारियों को अगर किसी हार्डशिप यानी किसी कठिन जगह पर अगर उनकी पोस्टिंग हो, तो उनको उसकी तनख्वाह का 30% हार्डशिप अलाउंस मिलता है। उदाहरण के तौर पे सियाचिन ग्लेशियर में अगर कोई सैनिक का 31,500 रुपए रिस्क और हार्डशिप अलाउंस मिलता है, तो एक सिविलियन अधिकारी को गुवाहाटी में काम करने के लिए 70,000 रुपए मासिक हार्डशिप अलाउंस मिलता है। 31,500 और 70,000 रुपए, क्यों ये भेदभाव? लेह लद्दाख में अगर कोई ब्रिगेडियर साहब काम करते हैं, उनकी नियुक्ति है, तो उनको 17,000 रुपए अतिरिक्त अलाउंस मिलेगा। लेकिन उसी जगह लेह लद्दाख में अगर सिविलियन अधिकारी को नियुक्ति मिलेगी तो उसको 50,000 अतिरिक्त अलाउंस मिलेगा।
किस तरह से भाजपा सैनिकों के हितों का रक्षण कर रही है, आप देख सकते हैं। 7वां मुद्दा है शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो हमारे युवा युवतियां जो अफसर बनती है कुछ समय के लिए, उनका इलाज मिलिट्री हॉस्पिटल से होता था जैसे आम सैनिकों का होता है, लेकिन मोदी सरकार ने शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारियों का इलाज मिलिट्री हॉस्पिटल से करने से मनाही कर दी और उनको कह दिया कि आप बाहर से कहीं से इलाज करवाइए और फिर उसका हम भुगतान करेंगे, रीएम्बर्समेंट में करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि रीएम्बर्समेंट सारा लाल फीते में लिप्त हो जाता है और ये मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज कराने की सुविधा भी छीन ली गई। सेना में एक और, सिविल सर्विस में भी एक और प्रावधान है जिसे नॉन फंक्शनल अपग्रेड किया जाता है, यानी कि एनएफयू। इसका माने है कि अगर आपके बैच का कोई आईएएस अफसर हो या कोई आईपीएस अफसर हो और इस बैच का एक भी अधिकारी की तरक्की हो जाए, उसको नेक्स्ट पे ग्रेड मिलता है, तो पूरी की पूरी बैच को वो नेक्स्ट पे ग्रेड मिलता है सिविलियन में। इसको नॉन फंक्शनल अपग्रेड कहा जाता है। लेकिन ये सुविधा सैनिक के अधिकारियों को नहीं दी जाती। तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने बार बार मांग उठाई है, मोदी सरकार से गुजारिश की है, लेकिन उनके हाथों सिर्फ निराशा लगी है। हमारे जो अर्धसैनिक बल है वो कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अर्धसैनिक दलों को यह फैसिलिटी मिल गई, लेकिन सेनाओं के अफसरों को अभी ये नॉन फंक्शनल अपग्रेड की फैसिलिटी नहीं मिली है। उनके साथ मोदी सरकार की ओर से भेदभाव बरता जा रहा है। साथ ही में 9वां मुद्दा है कि पूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए जो सुविधाएं हैं, उसका भी रास्ता रोक दिया है, उसमें भी कटौती की। आप जानते हैं कि पूर्व सैनिकों को या कोई शहीद हो जाता है या कोई चोटिला हो जाता है तो उसे प्राथमिकता पर पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, कोयला लदान, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योरिटी कंपनी, इसके लिए प्रायोरिटी मिलती थी। उसके लिए एक आरक्षण था जो कांग्रेस के रूल में हमने रखा था, एक अलग सुविधा थी परिवारजनों के लिए। मोदी सरकार के 7 साल में ये सुविधा लगभग बंद कर दी गई है। एक तो निजीकरण हो गया तो निजी कंपनियां तो देती नहीं कोई सुविधा, और सरकारी पेट्रोल कंपनियां तो वो भी बेची जा रही हैं। आप जानते हैं कोल इंडिया का जो खदानों में जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट था वो पूर्व सैनिक के लिए आरक्षित था, उसे भी अब खत्म कर दिया गया है। वही बात टोल प्लाजा है या और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट जो पूर्व सैनिकों को मिलते थे, सारी सुविधा मोदी सरकार ने हटा दी है। 10वां मुद्दा है अर्धसैनिक बल। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का कहा जाता है, जिसमें कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, कोस्ट गार्ड इत्यादि जो अर्धसैनिक बल होते हैं, इनको अगर कोई हादसा हो जाए तो उनको शहीद का दर्जा देने से मोदी सरकार ने मना कर दिया है। जो भी सुविधा मिलती है सेना के शहीदों को, वो सुविधा अर्धसैनिक बलों के शहीदों को नहीं दी जा रही है। उसके जो भी लाभ मिलते हैं, मुआवजा मिलता है, वो नहीं दिया जाता। 23 नवंबर 2012 को कांग्रेस सरकार ने
सारे रिटायर्ड सैनिकों को एक्स सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पर्सनल करके चिन्हित किया था और यह भी कहा था कि इन सब एक्स सर्विसमैन लोगों को वही सुविधाएं मिले जो हमारे रेगुलर सैन्य के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सैनिकों को सुविधा मिलती है। लेकिन मोदी सरकार ने इसकी तरफ अनदेखी की और राज्य सरकारों को जो निर्देश दिए थे वो भी नहीं अमल में ला रहे। हमारे अर्धसैनिकों के लिए, अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए 18 से ज्यादा सेंट्रल पुलिस कैंटीन है जहां से सस्ती चीजें मिलती है, दुकानें। अर्धसैनिक बलों के सेवारत कर्मी और भूतपूर्व कर्मी 10 लाख से ज्यादा लोग और के 50 लाख से ज्यादा परिवारजन, इनको ये सुविधा मिलती थी, उस सुविधा में कटौती की जा रही। और सेंट्रल पुलिस कैंटीन में पूरा टैक्स, पूरा जीएसटी लगा दिया गया है। सेना के कैंटीन में आधा जीएसटी लगता है, लेकिन अर्धसैनिक बलों के, पुलिस दलों के कैंटीन में ये पूरा की पूरा जीएसटी लगता है, चीजें महंगी हो जाती है। ये कुछ 10 स्पेसिफिक मुद्दे हमने सबूत के साथ आपके सामने पेश किए हैं और एक बुकलेट में हमने आपके सामने दिए हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि आप, मोदी सरकार ने सेना के नाम पे, सेना के शौर्य के नाम पे, सेना के बलिदान के नाम पे वोट तो बटेरे हैं, सत्ता में आने के लिए उनका उपयोग तो किया है, सब जानते हैं, लेकिन उनके हितों की रक्षा करने में मोदी सरकार पूरी तरह से असफल रही है। उनके साथ वादा खिलाफी की गई है, उनके साथ धोखाधड़ी की गई। धन्यवाद। मित्रों, मैं सिर्फ इसी मुद्दे पर आप सवाल पूछें। ये विशेष मुद्दा आज रखा गया पूरे देश में। सेना के प्रति हमारा और आपका सबका सम्मान है और इस विषय की गंभीरता को आप ध्यान में रखेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें इस विषय पर, बुकलेट आपके पास है, आप पूछ सकते हैं। उसके बाद में कांग्रेस ने कहा है किसी तरह से जो ज्योति शहीदों को नमन करती है उसका अपमान नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार ने कहा है कि हम इंडिया गेट की ज्योति को हमने नहीं समाप्त किया है, दोनों को मिलाया है। अब ये चालाकी है थोड़ी सी। मैं समझता हूं कि पूर्व सैनिक किसी भी युद्ध में शहीद हुए हैं, वो देश के लिए शहीद हुए हैं, उनका सम्मान रखना चाहिए था। ये देखिए, हम अपने पूर्व सैनिकों का सम्मान रखेंगे, आत्मसम्मान की रक्षा पूरी तरह से करेंगे। ठीक है, इनमें से जैसे मैंने कहा कि कई मुद्दे जब यूपीए सरकार थी तब हमने निर्णय लिए थे, उन निर्णयों पे मोदी सरकार ने अमल नहीं किया है। वो मुद्दे तो हमारे निर्णय, हम तो पक्का पूरी तरह से उसको अमल में करेंगे, उससे ज्यादा सुविधा जो देनी है देंगे। जैसे जो रिक्त पद पड़े हैं उनको तो पूरा भरना ही भरना है और कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, चाहे रेगुलर सैनिक हो या अर्धसैनिक बलों के सैनिक। ये तुम्हारा वादा है। देखिए, बजट में जो कटौती की है वो नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस सरकार ऐसी कटौती नहीं करेगी, हर साल बजट में बढ़ोतरी होगी। जितना भी हम सैनिकों के लिए करेंगे वो कम है, लेकिन कटौती करना तो बहुत ही गलत बात है। सुनाई दे रहा, ठीक, जरा अजय कहने। अच्छा, वो बीएसएफ की जो बात है, मोदी सरकार ने उसके बारे में कुछ सुरक्षा को लेकर कुछ बदलाव किए हैं सीमा के ऊपर।
इसके ऊपर कांग्रेस ने अपनी बात कही है कि पूरी तरह से विचार करके अगर देश की सुरक्षा के लिए कोई खतरा है या उससे कुछ फर्क पड़ता है, कुछ स्मगलिंग की बातें कुछ आई हैं, तो इस पर जरूर विचार हो सकता है। लेकिन ये इतना अहम फैसला लेने से पहले कि वेस्ट बंगाल सरकार है या पंजाब सरकार है, इनसे पूरा विश्वास में लेकर ये निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आनी। मोदी सरकार कभी चर्चा तो करती नहीं विपक्ष, आप जानते हैं ना, संसद चलती है। नहीं, देखिए उसके हमने उसमें भूमिका ली है कि इस बारे में मिलकर विचार करके पूरे जो तथ्य सरकार के पास है, क्यों ऐसा निर्णय लिया, उसके बाद उसके सच्ची फैसला होना चाहिए।